नमस्कार दोस्तों, ट्यूटोरियल टॉप 10 में आपका स्वागत है। आज गुप्त काल का भाग 2 है अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी प्रथम वीर की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त को, कि ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम की, ऑप्शन सी अमोघवर्ष की, या ऑप्शन डी गौतमीपुत्र सातकर्णी की। तो इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त की। इसका डिटेल देखते हैं। इतिहासकार तेजराम शर्मा ने अपनी पुस्तक ए पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द इंपीरियल गुप्ताज में उल्लेख किया है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसके बाद उसने पृथ्वीयामा प्रतिरथ की उपाधि ग्रहण की, जिसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर कोई प्रतिद्वंदी न हो। यह दूसरा प्रश्न, किस शासक ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो कौन सा शासक था गुप्त वंश का? इसका ऑप्शन है ये गुप्त वंश ही है। ये दूसरा ऑप्शन बी पाल वंश, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट वंश, या ऑप्शन डी प्रतिहार वंश। तो इसका उत्तर है ये ऑप्शन ए गुप्त वंश। इसका डिटेल है। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त लेखों में जिन भूमि दानों का उल्लेख किया गया है उससे यह स्पष्ट है कि भूमि दान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी ग्रहीता, जिसको भूमि दिया जाता था उसको सौंप दी जाती थी। यह तीसरा प्रश्न, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? ये कई परीक्षाओं में पूछा जाता है कि गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी। ऑप्शन ए है उपज का चौथा भाग, ऑप्शन बी उपज का छठा भाग, ऑप्शन सी उपज का आठवां भाग, या ऑप्शन डी उपज का आधा भाग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उपज का छठा भाग। तो इसका डिटेल देखते हैं। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि कार्य करते थे उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो सामान्यतः षष्ठांश मतलब छठवां भाग तक होता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग तथा भाग कर भी कहा जाता है। यहाँ एक फैक्ट है कि सभी धर्मशास्त्रों में भूमि राजस्व की दर 1/6 मतलब जितना उपज होगा उसका छठवां भाग निर्धारित किया गया था। यह है क्वेश्चन नंबर 4, शतरंज का खेल का उद्भव कहाँ हुआ था? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ये चीन में, ऑप्शन बी ईरान में, ऑप्शन सी इंडोनेशिया में, ऑप्शन डी भारत में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भारत में। इसका डिटेल देखते हैं। शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान उद्भव हुआ था, जहाँ इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। यहीं से ये ईरान एवं यूरोप में पहुंचा था। ये है क्वेश्चन नंबर 5, प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? कौन से वो व्यक्ति थे जिनका महत्वपूर्ण योगदान है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कपिल, ऑप्शन बी गौतम, ऑप्शन सी नागार्जुन, या ऑप्शन डी चावार्क। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कपिल। इसका डिटेल देखते हैं। सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन के प्राचीनतम संप्रदायों में परिगणित है। महर्षि कपिल को सांख्य दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने सांख्य सूत्र एवं तत्व समास सूत्र नामक ग्रंथों की रचना की थी। सांख्य पुनर्जन्म अथवा आत्मा के आवागमन के सिद्धांतों को स्वीकार करता है। सांख्य दर्शन में अज्ञानता को ही दुखों का कारण तथा विवेक ज्ञान को उनसे मुक्ति का एकमात्र उपाय बताया गया है। यह है क्वेश्चन नंबर 6, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? ये कई पुस्तकें हैं या दर्शन हैं जिनके प्रतिपादक का नाम पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन ए है पतंजलि, ऑप्शन बी गौतम, ऑप्शन सी जैमिनी, ऑप्शन डी शंकराचार्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पतंजलि। इसका डिटेल है। महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। यद्यपि भारतीय परंपरा में योग साधना का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। उपनिषद, महाभारत, भागवत गीता, जैन एवं बौद्ध मतों में योग संबंधी क्रियाओं का विवेचना प्राप्त होता था। तथापि सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि ने ही
सुसंबद्ध दार्शनिक सिद्धांतों के रूप में योग का विवेचना किया, इसलिए इसे पतंजलि दर्शन भी कहा जाता है। तो ये आज हम जो योग का रूप देखते हैं, इसका रूप पतंजलि ने ही दिया था। और यहाँ पे 2 फैक्ट है। महाभाष्य के लेखक पतंजलि थे, तो ये भी पूछा जा सकता है कि महाभाष्य किसने लिखा था और पतंजलि कब की कौन से राजा के समकालीन थे। तो ये पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, जो शुंग वंश के संस्थापक थे। तो यहाँ पे 3 प्रश्न जो अलग अलग प्रकार से पूछे जा सकते हैं, उनका भी उत्तर है। ये है प्रश्न 7। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए है गौतम, ऑप्शन बी कपिल, ऑप्शन सी शंकर या ऑप्शन डी जैमिनी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गौतम। इसका डिटेल है, न्याय दर्शक के प्रवर्तक गौतम थे, जिन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है। न्याय का शाब्दिक अर्थ तर्क या निर्णय होता है। न्याय दर्शन में 16 पदार्थों या तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ गौतम कृत न्याय सूत्र है। यहाँ पे ये 4 दर्शनों का नाम है और उनको प्रतिपादित करने वालों का नाम है, तो इसे ध्यान में जरूर रखें। न्याय दर्शन गौतम ने प्रतिपादित किया, सांख्य दर्शन कपिल ने, मीमांसा दर्शन जैमिनी ने और वैशेषिक दर्शन कनाद ने प्रतिपादित किया था। यह है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सांख्य, ऑप्शन बी वैशेषिक, ऑप्शन सी मीमांसा या ऑप्शन डी न्याय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मीमांसा। इसका डिटेल देखते हैं। मीमांसा दर्शन वेद को शाश्वत सत्य मानता है। पूर्व मीमांसा दर्शन में वेद के कर्मकांड भाग पर विचार किया गया है और उत्तर मीमांसा में वेद के ज्ञान कांड भाग पर विचार किया गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो इसका ऑप्शन है शंकराचार्य, ऑप्शन बी रामानुज, ऑप्शन सी माधवाचार्य, ऑप्शन डी महात्मा बुद्ध। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शंकराचार्य। इसकी डिटेल देखते हैं। अद्वैत दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य ने प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखकर अद्वैतवाद का समर्थन किया। ब्रह्मसूत्र पर उनका भाष्य ब्रह्मसूत्र भाष्य या शारीरिक शास्त्र कहलाता है। अद्वैत वेदांत में ज्ञान मार्ग को मोक्ष का साधन स्वीकार किया जाता है। यहाँ पे फैक्ट है, शंकराचार्य से संबंधित जो एग्जामों में आते हैं वो सारे फैक्टों को यहाँ पे डाला गया है। शंकराचार्य को आदि शंकर, शंकर या श्री शंकराचार्य आदि नामों से जाना जाता है। तो इनमें से किसी नाम से उन्हें पूछा जा सकता है। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन्होंने कितने मठों की स्थापना की थी और कहाँ कहाँ है? उसका डिटेल है कि 4 मठों की स्थापना की थी। दक्षिण में है श्रृंगेरी मठ जो कर्नाटक में है, पश्चिम में है द्वारका मठ जो गुजरात में है, पूरी उड़ीसा में पूर्वी मठ है, और ज्योतिर्मठ जिसे जोशी मठ के नाम से भी जाना जाता है उत्तराखंड जो उत्तर में है। तो ये 4 मठ है जो देश के चारों दिशाओं में फैले हुए हैं। ये प्रश्न नंबर 10, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी वानभट्ट, ऑप्शन सी विष्णुगुप्त, ऑप्शन डी परिमल गुप्त। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वानभट्ट। हर्षचरित ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक वानभट्ट ने की थी। यह वर्धन वंश के इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत है। इसमें लेखक अपने समकालीन शासक तथा अपने पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन प्रस्तुत किया है। जो हर्षवर्धन थे उनका और उनके पूर्वजों का जीवन वृत्त का वर्णन है। और हर्षवर्धन से संबंधित कुछ जानकारी हमें कलहन के राजतरंगिणी में मिलती है, तो इसको भी ध्यान में रखें। राजतरंगिणी किसने लिखा और हर्षचरित किसने लिखा? यहाँ एक और बात है कि वानभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार के औरंगाबाद जिले में हुआ था। अगले
फैक्ट की तरफ चलते हैं। ये जो हर्षवर्धन के समकालीन जो चीनी यात्री भारत आए थे गुप्त वंश के दौरान, तो उनका डिटेल है। ये 3 यात्रियों का विवरण है। चीनी यात्री फाहियान गुप्त वंशी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था तथा 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक भारत में रहा था। क्वेश्चन नंबर फैक्ट नंबर 2 है कि चीनी यात्री हेनसांग ने 629 ईस्वी में तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारत के लिए रवाना हुआ था। उसने सीयू की नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसमें इसका यात्रा वृत्तांत है। यह हर्षवर्धन के दरबार में आया था। चीनी यात्री भारत को यिन तू के नाम से उल्लेख करते हैं। ये है तीसरा फैक्ट। चीनी यात्री सिंह ने 671 या 672 ईस्वी में भारत के लिए रवाना हुआ और 693 या 694 ईस्वी में भारत से लौटा। तो ये तीनों यात्रियों का विवरण पूछा जाता है कि सीयूकी की रचना किसने की, या फिर भारत को चीनी यात्री किस नाम से जानते थे, और ये लोग कब कब और किस शासक के शासनकाल में भारत में आए थे। तो ये आज का ट्यूटोरियल है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।